हेलो फ्रेंड्स, एसकेला क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारी चर्चा जारी है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं के बारे में, अर्थात मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो शुरू करते हैं हम आज के अपने विषय को, लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको हम इस 13 जो है बिंदुओं में जो है हमने बांट के रखा है और इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे तो जाके हम भारतीय संविधान के जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में हम ठीक ठीक से बता पाएंगे। इस कड़ी में जो सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। फ्रेंड्स, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व के किसी भी देश का संविधान इतना बड़ा और विस्तृत नहीं है। इसकी वजह यह थी कि संविधान निर्माताओं ने विश्व के सभी संविधानों की अच्छी बातों को भारतीय संविधान में समाविष्ट किया, जिसके कारण भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हो गया। संविधान निर्माताओं ने केवल देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संविधान को विस्तृत बनाया है। सभी समस्याओं के निराकरण के लिए देश की इस सर्वोच्च विधि में आवश्यक उपबंधों का समावेश किया जाना आवश्यक था। इन सभी कारणों से संविधान का बड़ा हो जाना स्वाभाविक ही है। फ्रेंड्स, जो दूसरी विशेषता है वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, यानी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य की स्थापना। ये जो 5 वर्ड हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, इन पांचों वर्ड का क्या मीनिंग होता है इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। इन 5 वर्ड की बड़ी महत्ता है, इसलिए इन पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको जानना जरूरी होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉवरेन के बारे में। सॉवरेन मतलब प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता जिसको बोला जाता है। फ्रेंड्स, भारत 15 अगस्त 1947 से बाहरी नियंत्रण अर्थात विदेशी सत्ता से बिल्कुल मुक्त है और अपनी आंतरिक विदेशी नीतियों को स्वयं निर्धारित करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और इस प्रकार से यह आंतरिक तथा बाहरी मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल सभी मामलों में अपनी इच्छा अनुसार आचरण व व्यवहार करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। फ्रेंड्स, भारत की सॉवरेनिटी को लेकर एकमात्र एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन क्या है कि भारत जो है आज भी कॉमनवेल्थ का मेंबर है, लेकिन भारत का कॉमनवेल्थ का मेंबर होना कहीं से भी इसकी सॉवरेनिटी को प्रभावित नहीं करता है। भारत अपनी इच्छा से, अपनी स्वतंत्र इच्छा से बना हुआ है उसका मेंबर, जब चाहे तब उसकी स्वतंत्रता से अलग हो सकता है। फ्रेंड्स, जो दूसरा वर्ड है वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब कि लोकतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक। देश की प्रभुसत्ता अब भारत की जनता में निहित है और देश में जनता के लिए जनता की सरकार कायम है। इस बात के सबूत में हम देखते हैं कि हर 5वें साल भारत में आम चुनाव होते हैं जिनमें जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जो राज्यों में और केंद्र में जाकर सरकार का संचालन करते हैं। तीसरा जो वर्ड है वो है सेकुलर। सेकुलर का मतलब है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ यह होता है कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। भारत में सभी धर्मों को पूर्ण स्वतंत्रता व समान आदर प्राप्त है। जो अगला वर्ड है वो है समाजवादी यानी सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब समाजवाद की कोई सुनिश्चित परिभाषा देना संभव नहीं है और इसका सुनिश्चित कोई परिभाषा है भी नहीं, किंतु सर्वमान्य रूप से आर्थिक न्याय में समाजवाद की कल्पना की जाती है और समाजवादी सरकार देश के लोगों को सामाजिक आर्थिक क्रांति के द्वारा खुशहाल बनाने का प्रयत्न करती है, जिसे पूरा करने के लिए वह जो है उत्पादन के मुख्य साधनों पर नियंत्रण स्थापित करती है। कुल मिलाकर जो सोशलिस्ट वर्ड है ये इकोनॉमिकल जस्टिस से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य।
गणराज्य का अर्थ है कि राज्य के सर्वोच्च अधिकारी का पद जो है वंशानुगत नहीं है, बल्कि एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन पर आधारित है। इस दृष्टि से भारत व अमेरिका के सर्वोच्च अधिकारी का पद वंशानुगत नहीं है। इन देशों में राष्ट्रपति जो कि सर्वोच्च अधिकारी होता है उसका निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन किया जाता है। इसके विपरीत इंग्लैंड गणराज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां राजा या रानी का पद जो होता है वंशानुगत है। जो तीसरी विशेषता है वो है इस्टेब्लिशमेंट। जो तीसरी विशेषता है वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी संसदीय प्रणाली की सरकार की स्थापना। यह संविधान भारत में इंग्लैंड की तरह संसदीय प्रणाली की सरकार की स्थापना करता है, जिसमें राष्ट्रपति भारतीय संघ का नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। यह मंत्रिपरिषद जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है और सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। जो चौथा जो विशेषता है वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यानी द्विसदनी विधानमंडल की स्थापना। जो है भारतीय संविधान संघीय संसद में 2 सदनों अर्थात लोकसभा व राज्यसभा की व्यवस्था करता है। लोकसभा निम्न सदन कहलाती है, यानी हाउस ऑफ पीपुल, जिसमें जो है प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने हुए जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं। राज्यसभा उच्च सदन कहलाती है, जिसमें राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि बैठते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों को मिलाकर केंद्रीय विधानमंडल यानी संसद गठित होता है, जिसको भारत की संसद कहते हैं। जो पांचवा आपकी जो ये विशेषता है संविधान की वो क्या है कि प्रोविजन फॉर एडल्ट सफरेज, यानी वयस्क मताधिकार की व्यवस्था। भारतीय संविधान देश में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करने के लिए पूर्ण वयस्क मताधिकार की व्यवस्था भी करता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत देश के प्रत्येक वयस्क स्त्री और पुरुष को चुनाव में मतदान करने और इस प्रकार से अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करने का अधिकार प्रदान किया गया है। 61 अमेंडमेंट जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नतीजा ये है कि आज के डेट में चाहे मेल हो या फीमेल, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वो अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। जो 6 नंबर पे जो संविधान की विशेषता है वो है फंडामेंटल राइट। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान देश की जनता के लिए ऐसे कुछ मूल अधिकारों की घोषणा करता है जो उनके व्यक्तिगत और बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इन मूल अधिकारों को राज्य के विरुद्ध लागू करवाने के लिए उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को जो शक्ति प्रदान की गई है वह भी मूल अधिकारों में शामिल है। मूल अधिकारों से संदर्भ में हम ज़्यादा जो हमारे संविधान का भाग 3 है, पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट से ही रिलेटेड है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो 7वें नंबर पे जो विशेषता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो है कि फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स, नागरिकों के मूल कर्तव्य। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में एक नया भाग 4A और उसके अंतर्गत नया अनुच्छेद 51A यानी आर्टिकल 51A जोड़कर भारत के प्रत्येक नागरिक को कुछ मूल कर्तव्य जो है का पालन करने के लिए भी कहा गया है। वस्तुतः कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां के नागरिकों को राइट तो हो और उनके लिए जो है ड्यूटी न हो। सही मायने में जहां राइट है वहां ड्यूटी होता ही होता है। तो इसलिए लोगों के लिए अगर फंडामेंटल राइट की व्यवस्था की गई है पार्ट 3 में, तो वहीं पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी भी इम्पोज किया गया है और भारत के जितने भी नागरिक हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि भाग 4A यानी जो मूल कर्तव्य का जो अध्याय है उस अध्याय में जो कर्तव्य सौंपे गए हैं नागरिकों के ऊपर वे उनका पालन करेंगे। इस कड़ी में जो 8वीं जो विशेषता है संविधान की वो है कि द डिक्लेरेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की घोषणा।
फ्रेंड्स, लोक कल्याणकारी राज्य का सपना पूरा करने के लिए यह संविधान राजनीति के कुछ ऐसे निर्देशक तत्वों की घोषणा करता है जिसका पालन करना राज्य का परम कर्तव्य है। ये तत्व जनता को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए सिद्धांत रूप में आवश्यक है। सिद्धांत रूप में आवश्यक है। जो आपके ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिए गए हैं। जब हम पार्ट 4 पढ़ेंगे अलग से तो इसके बारे में पूर्ण रूप से चर्चा की जाएगी, जो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में मेंशन है। 9th नंबर पे जो विशेषता है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं और यहाँ फिर से है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेकुलर स्टेट, यानी पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना। जो है भारतीय संविधान किसी भी विशेष धर्म को या पंथ को राज्य का धर्म घोषित न करते हुए सभी धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करके और सभी धर्मों को समान आदर की नज़र से देखते हुए भारत में एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। तो जब हम धर्म की स्वतंत्रता का अध्याय पढ़ेंगे, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में जब पढ़ेंगे प्रोविजन आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, तो उसमें हम जो है इसके बारे में गहनता से चर्चा करेंगे, गहनता से चर्चा करने वाले हैं। जब हम धर्म की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में जब हम पढ़ेंगे 25 से लेकर 28 तक, तो वहाँ जो है इसके बारे में ज़्यादा हमें जानने को मिलेगा। यहाँ बस इतना ही पर्याप्त है, इतना ही जानना पर्याप्त है कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष राज्य है और पंथ निरपेक्षता का मतलब ही है कि राज्य का कोई अपना व्यक्तिगत धर्म नहीं है, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से आदर और सम्मान करता है। दूसरे 10वें नंबर पे जो आपकी विशेषता है मिक्सचर ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म्स, यानी संघात्मक और एकात्मक स्वरूप का मिश्रण। संघात्मक और एकात्मक स्वरूप का मिश्रण, ये जो भारतीय संविधान है, यह संविधान सामान्य स्थिति में और मूलभूत रूप में संघात्मक ही है यानी फेडरल ही है। केवल संकटकालीन स्थिति में यह एकात्मक हो जाता है, यानी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज में जो है ये यूनिटरी हो जाता है, अदरवाइज ये फेडरल ही है। सामान्य स्थिति में भारतीय संघ में शामिल इकाई राज्य अपने आंतरिक प्रशासन में स्वतंत्र होते हैं। सारे देश के लिए सर्वोच्च विधि के रूप में एक ही संविधान लागू है। उच्चतम न्यायालय के रूप में एक ही उच्चतम न्यायालय है और एक ही नागरिकता लागू है। इन लक्षणों के साथ यह संविधान संघात्मक है, जबकि संकटकालीन स्थिति में यानी इमरजेंसी पीरियड में राष्ट्रपति के द्वारा आपात उद्घोषणा लागू किए जाने पर वह देश की अखंडता एवं रक्षा के लिए केंद्रीय सरकार को अधिक शक्तिशाली बना देता है। तो उस दौरान ये जो है यूनिटरी हो जाता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है कि फेडरल और जो है यूनिटरी यानी एकात्मक और संघात्मक का एक तरह से मिश्रण है। 11वें नंबर पे जो इसकी विशेषता है संविधान की वो है, आप देख सकते हैं, इट इज बोथ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, मतलब लचीला और कठोर दोनों है। हमारा भारतीय संविधान क्या है कि ये लचीला और कठोर दोनों ही है। ये एक तरह से संविधान के संशोधन के परिप्रेक्ष्य में ये बातें कही गई हैं। यह संविधान जो भारतीय संविधान जो है क्या है, लचीला और कठोर दोनों है और इस प्रकार नम्यता और अनम्यता का दोनों का क्या है, मिश्रण है। उसमें आवश्यकता अनुसार समय समय पर संशोधन किए जा सकते हैं। यह इस बात का सबूत है कि वह लचीला है। उसे कठोर इसलिए कहा जाता है कि संशोधनों के लिए संसद को विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। कुछ विशेष प्रावधानों के संशोधन के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे संशोधनों को संसद के 2/3 से पारित किया जाए और साथ ही उन पर कम से कम 50% राज्यों की स्वीकृति भी प्राप्त की जाए। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो हमारा संविधान क्या है, रिजिड है, कठोर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आवश्यकता पड़ने पर इसमें संशोधन न किया जाए। इसलिए इसमें ऐसा भी प्रोविजन है कि जरूरत पड़ने पर आसानी से संशोधन भी हो जाए। उस दृष्टिकोण से हमारा संविधान क्या है, लचीला है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों ही मिक्सचर है, दोनों ही मिक्सचर है। उसके बाद से सब 12वें नंबर पे जो विशेषता है वो क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी यानी स्वतंत्र न्यायपालिका। फ्रेंड्स,
ये भारतीय जो संविधान है, तो भारतीय संविधान के द्वारा सारे देश के लिए एक ही उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है, एक ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है, जो कार्यपालिका के नियंत्रण से पूर्ण रूप से मुक्त है, और उसे इतना शक्तिशाली बनाया गया है कि वह केंद्र व राज्यों के बीच या राज्यों के बीच, मतलब केंद्र एक तरफ या राज्य एक तरफ, या केंद्र और राज्य एक तरफ और एक से अधिक राज्य एक तरफ, या केवल एक तरफ कुछ राज्य एक तरफ कुछ राज्य, मतलब हर तरह के विवाद जो उत्पन्न होंगे उन सभी संवैधानिक विवादों का निपटारा कर सकेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। एक ओर तो वह संविधान का संरक्षक है, तो दूसरी ओर वह राज्य के अतिक्रमण के विरुद्ध नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करते हुए मूल अधिकारों का रक्षक भी है, एक प्रोटेक्टर है। ठीक है, तो इसलिए जो है स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ये भी जो है हमारे संविधान का क्या है, प्रमुख विशेषता है। और सबसे आखिरी जो विशेषता है वो क्या है? सिंगल सिटीजनशिप, यानी एकल नागरिकता। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के द्वारा सारे देश के लिए एक ही नागरिकता मान्य की गई है। देश के किसी भी राज्य का नागरिक केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, एक अमेरिकी संघ की और दूसरी उन पृथक पृथक राज्यों की जो अमेरिकी संघ में शामिल हैं। इसके बजाय भारत में क्या है, सिर्फ एक नागरिकता की बात की गई है और वह है भारत की नागरिकता। तो ये सारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रमुख विशेषताएं थी। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिस्कशन किए। अपने अगले वीडियो में हम नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कस करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।